हॉल के एक कोने में बिल्कुल बैंड्रिक के पीछे वो खड़ा था। राज को गोली लगते भी उसने देखा था। उसने फिर भी ये भी देखा था कि रिया के जल्दी में नीचे बैठने के चक्कर में उसके कान से ब्लूटूथ नीचे गिरा था और इतनी जल्दी में वो एक मास्क पहने लड़की ने उठाकर ऑफ करके ट्रैश कर किया था। उस वक्त लाइट गई थी जब रॉजर ने बहुत अचानक बैंड्रिक के मुंह पे कपड़ा रखा था, मगर उसके हाथ पर एक और हाथ आ गया था। अब वो दोनों इस बेहोश को पकड़े हुए खड़े थे। जब दूसरे लड़के ने हाथ हटाया था, शायद वो जान गया था कि इन दोनों का एक ही गोल है और लाइट भी शायद उसी के बंदे ने बंद की थी। वो दोनों उसे लिए बैक डोर से बाहर निकल कर विला के बैक साइड पे आए थे और बैंड्रिक को लाकर ज़मीन पर फेंका था। वहाँ वो दूसरे 5 लड़के भी पहले से ही मौजूद थे। इनमें से एक ने जग में मौजूद पानी उस पर फेंका था। वो बुड़बुड़ा कर उठा था और ख़ुद को इन सारे लड़कों के दरमियान पाया था। इन सब की गन का रुख भी बैंड्रिक ही की तरफ था। बिल्कुल गंजे सिर वाले बैंड्रिक पहले तो डर गया था, मगर फिर नामहसूस अंदाज में उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर क्लिक किया था। तेरा वक्त ख़त्म हो गया बैंड्रिक डैनियल, रॉजर ने पिस्टल लोड करते हुए कहा था। हैंड्स अप। इससे पहले वो ट्रिगर प्रेस करता, उसके सर पे के बैग पर किसी ने पिस्टल रखा था। उसे अपने पिस्टल बैंड्रिक से दूर करता, हाथ ऊपर करता पीछे मुड़ा था। वो बाकी के लड़के भी निशाने पर थे, उन्होंने भी हाथ ऊपर कर लिए थे। रॉजर पीछे मुड़ा था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने उसके सर का निशाना लिया हुआ था। रॉजर को 1 मिनट लगा पहचानने में कि वही लड़की है जिसने रिया का ब्लूटूथ उठाकर फेंका था। वो नैना सुल्तान थी। वो अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था जिसका चेहरा मास्क के पीछे छुपा हुआ था। भूरी बड़ी बड़ी आंखें। वो अपने रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ किए हुए खड़ी थी। अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम लोगों के पास, सरेंडर कर दो, नैना ने अपने पास खड़े रॉजर की तरफ देखते हुए कहा था। उसे नजरान उठाकर उसने चारों तरफ देखा था, मगर कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे सरेंडर करना ही पड़ा। एक हाथ ऊपर किए वो नीचे पिस्टल रखे झुका था। नैना मुतमईन हुई थी, अब दूसरे लड़कों की तरफ मुड़ी थी जब अचानक ही रॉजर ने उसके हाथ से पिस्टल लेते हुए उसके पुश को अपने सीने से लगाए उसका ही पिस्टल उसके सर पर रख दिया था। ये सब कुछ सेकंड्स में हुआ था। नैना को समझ ही नहीं आई थी कि उसके साथ हुआ क्या है। वो रॉजर की गिरफ्त से निकलने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर बेसुध। तुम इसे छोड़ दो वरना तुम्हारे सारे साथी मारे जाएंगे, लोम्बार्ड ने एक लड़के के माथे पर पिस्टल रख के कहा था। मुझे ये बैंड्रिक दे दो, मैं उसे छोड़ दूंगा वरना ये मारी ही जाएगी बेवजह। रॉजर ने अपने बाजू उसकी गर्दन पर लपेटा हुआ था, पर जोर देते हुए बैंड्रिक की तरफ इशारा करते हुए कहा था। अचानक उन 6 लड़कों में से 2 ने खुद को छुड़ा लिया था और एक पिस्टल उन सिक्योरिटी फोर्सेस और दूसरा बैंड्रिक की तरफ मोड़ लिया था। सरेंडर हम लोग नहीं, तुम लोग करोगे। पिस्टल जल्दी नीचे करो, नहीं तो ये 3 बेगुनाह मारे जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। रॉजर ने बाकी के 2 मर्दों को जिन्होंने अब भी उन लड़कों को पकड़ा हुआ था देखकर कहा था। उनकी बात सुनते ही लोम्बार्ड और रॉबिल ने पिस्टल नीचे रख दिए थे। चलो दोस्तों, अब इस कमीने को गुड बाइट कहो, उसे मरना ही होगा, रॉजर ने कहते साथ ही कई गोलियां बैंड्रिक के आर पार की थी और वो जो सिक्योरिटी एहलकार के दरमियान अब वहाँ से निकलने लगा था, मगर रॉजर की पिस्टल से निकली गोलियां उसकी पुश पर लगी थी। उसका वाइट कीमती ड्रेस कुछ लम्हों में लहू रंग हो गया था। वो मुंह के बल नीचे गिरा था और फिर हर जगह फायरिंग शुरू हो गई थी। रॉजर ने एक बाजू से नैना को पकड़ा हुआ था जबकि दूसरे से वो भी फायरिंग कर रहा था। नैना मुसलसल खुद को उसकी गिरफ्त से निकालने की तगोदो में मसरूफ़ थी, मगर वो अपना और उसका दिफा भी कर रहा था। कुछ ही देर में वहाँ सिर्फ वो 2 रह गए थे। वो 6 के 6 अफराद मारे जा चुके थे। सिक्योरिटी एहलकार में से भी कई ज़मीन पर पड़े कहरा रहे थे। रॉजर ने एक नज़र खून में लटपट बैंड्रिक को देखकर तंजिया मुस्कुराहट उसकी लाश पर डालकर नैना की तरफ मुतवज्जो हुआ था। वो कब से चिल्ला रही थी। वो कुछ देर यूं ही उसे देखता रहा, फिर कुछ सोचता हुआ अपना गाल उसकी गर्दन पर फेरता हुआ आंखें मूंद गया था। वो कुछ लम्हे सब भूल गया था। कुछ सेकंड्स उसके मदहोश कर देने वाली खुशबू को अपने अंदर उतारता झट से उसे धक्का देते हुए वाले अंदाज में छोड़ गया था। नैना को काफ़ी देर से खुद को छुड़वाने की कुछ कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से उसके छोड़ने पर गिरते गिरते बची थी। जाओ लड़की, तुम्हें माफ़ किया, वरना इन कुत्तों की तरह तुम भी अपनी आखिरी सांसें ले रही होती। औरत को जंग में मारने का हुक्म नहीं है, इसलिए छोड़ रहा हूँ। उसको छोड़ते हुए बिल्कुल सपाट लहजे में कहता गन लोड करता अंदर की तरफ चला गया था। मगर अगले ही लम्हे लड़खड़ा गया था। नैना की पिस्टल से निकलने वाली गोली उसकी टांग पर लगी थी। उसने खुद को गिराने से बचा लिया था। उसे अभी नहीं गिरना था। अभी रिया और राज को सही सलामत देखना था। वो नहीं गिरना चाहता था।
औरतों को मारने का हुक्म नहीं है ना, मर्दों को तो मारने का है, नैना ने सपाट लहजे में कहा था। वो मुड़ा था पीछे, टांग पर शदीद किस्म का दर्द हो रहा था, खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। तुम्हें भी मार देना चाहिए था, गलती हो गई। तक मुस्कुराहट उसके लबों पर रिंग गई थी। सरेंडर कर दो, शायद सज़ा में कमी हो जाए। नैना ने एक दफ़ा और कोशिश की थी। वो उसे मारना नहीं चाह रही थी, वो बस चाह रही थी कि वो सरेंडर कर दे, मगर सामने भी रॉजर मौजूद था। सरेंडर नहीं करवा सकोगी, ना ख़त्म कर सकोगी मुझे तुम। बेवजह का वक्त मत बर्बाद करो, मेरी अंदर ज़रूरत है। रॉजर तंजिया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालते हुए बोला था। हाँ हाँ, किसको ज़रूरत है तुम्हारी? कोई नहीं बचा, तुम्हारे सारे साथी मारे गए हैं। वो लड़का और लड़की दोनों सरेंडर नहीं कर रहे थे, मजबूरन उनका इनकाउंटर करना पड़ा। नैना ने हंसते हुए कहते हुए पिस्टल का रुख उसकी तरफ किया था। हाथ कांपे थे मगर वो नज़रअंदाज कर गई थी। रॉजर का दिमाग चल हो गया था। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुआ था, आंखें लाल हो गई थी। अगर ये सच था तो वो क्यों जिंदा था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सरेंडर कर दो, नैना की आवाज़ एक दफ़ा फिर आई थी। वो उसकी तरफ मुड़ा था। नैना को उसकी आंखों में कर्ब नज़र आया था। अमूमन तो ऐसे लोग हर जज्बात से आरी होते थे, मगर वो उसकी आंखों में दर्द के आसार वाज़ह थे। उसने अपने पिस्टल का रुख नैना की तरफ किया था। ट्रिगर पर उंगली दबाकर चिल्लाई थी। ठा 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 4 गोलियां एक साथ चली थी। 2 पिस्टल गिरने की आवाज़ एक साथ आई थे। वो मुंह के बल नीचे गिरा था। मुंह ज़मीन पर लगते ही काफ़ी खून मुंह से निकला था। मास्क ने अब तक वफा निभाई हुई थी, चेहरा अब भी छुपा हुआ था। पिस्टल हाथ से गिरी थी, उसका एक हाथ पिस्टल पर ही था। आंखें तकलीफ के बायस खुल नहीं रही थी। दिमाग में 2 ही चेहरे थे, राज और रिया के खून तेज़ी से बह रहा था। नैना के हाथ से भी पिस्टल गिरा था। वो हैरत से कभी अपने हाथ को और कभी रॉजर से खून में लथपथ वजूद को देख रही थी। उसे नहीं पता चला कि कब एक बागी आंसू दगा दे गया था। वो नहीं चाहती थी उसे मारना। वो एक सीक्रेट एजेंट थी, कई सालों से मुजरिम को सज़ा देने में गुजार दिए थे। वो मुजरिम को एक नज़र में पहचानने की सलाहियत रखती थी और उसे रॉजर कहीं से मुजरिम नहीं लगा था। मरे मरे हाथों के साथ वो उसके साथ पास नीचे बैठी थी। रॉजर ने आंखें खोलकर एक बार उस मास्क लगी लड़की को देखा था जिसे उसने छोड़ दिया था, ये जाने बगैर कि वो ही उसकी मौत बन सकती थी। तंजिया मुस्कुराहट उसके चेहरे पर रिंगी थी, जिसे मास्क ने नमूदार होने की इजाज़त नहीं दी थी। उसने अपना हाथ रॉजर के चेहरे पर ले जाने के लिए आगे किया था। उसका मास्क उतारते हुए उसके अपने हाथ खून से लाल हो गए थे। अभी मास्क उतारती के पीछे से किसी ने उस पर सर पर पिस्टल मारा था। आधा उतरा मास्क रह गया था। वो एक हाथ सर पर रखे मुड़ी थी, मगर सर से उठती टीस के बायस वो नीचे गिर गई थी। आंखें बंद करने से पहले उसने अपने पीछे खड़े वजूद को देखा था। उसे उस पर किसी अपने होने का गुमान था। वो सही से पहचान नहीं सकी थी, मगर उसे लगा था कि वो उसे जानती है। आंखें बंद हो गई थी। रॉजर, रिया चीखती हुई उस तक पहुंची थी। उसका सर अपनी गोद में रखकर बैठी थी। उसकी सांसें जैसे बंद हो रही थी। उसे लगा आज आयशा, आर्यान, हाशिम के बाद एक और अपने को खो देने वाली है। वो जब्त नहीं कर सकी थी और चिल्लाकर रोई थी। रिया, आंसू, उठो, हमें अभी निकलना होगा। पुलिस किसी भी वक्त आती होगी, जल्दी करो। राज ने उसको गोद से लेकर रॉजर को उठाते हुए कहा था, मगर रॉजर, वो भी रॉजर को ही देख रही थी। उसे कुछ नहीं होगा, सांसें चल रही हैं, पकड़ो उसे, रॉज बोलने लगा था। साथ बैकडोर की तरफ बढ़ा था। एक तरफ से रिया ने उसे सहारा दिया था। कुछ ही देर में वो इस मिला से निकल आए थे। सामने एक गाड़ी तैयार खड़ी थी, जैसे उन्हीं के इंतज़ार में हो। रिया पहले बैठी थी, फिर राज ने रॉजर को बिठाया था। उसका सर रिया की गोद में था। डोर बंद करते वो खुद फ्रंट सीट पर बैठा था। ड्राइवर ने गाड़ी फुल स्पीड दौड़ा दी थी। कुछ ही देर बाद वो राज पैलेस में थे। रॉजर को कमरे में लेटाने के बाद वो इधर ही बैठ गया था। डॉक्टर तो पहले उसे घर आने का बोल दिया था, जो उनका दोस्त भी था, और अब वो उनसे पहले उधर था। सरवाइव करना मुश्किल है, हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। अमन ने राज की तरफ परेशानी से देखते हुए कहा, जिसकी नर्स ड्रेसिंग कर रही थी। जल्दी करो फिर, ये तुम्हारे ही अंडर होगा, पुलिस केस नहीं बनना चाहिए। बोलते साथ वो अमन की मदद से रॉजर को उठा के गाड़ी में बिठा चुके थे। खून रोकने के लिए पट्टी तो कर दी थी। कुछ ही देर बाद वो हॉस्पिटल में थे। उसके बाद रॉजर का प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ था। तकरीबन 2 महीने बाद वो पहले जैसा हो गया था। रिया ने आउट ऑफ कंट्री का घर बताकर वो कई दिन इधर ही रही थी, और फिर रॉजर रिकवर हो रहा था तो उन्होंने सिर्फ बेंड्रिक को मारना चाहा था, जो वो मार चुके थे। खबरों के ज़रिए उन्हें पता चल गया था कि बेंड्रिक मारा गया है, और ये भी कि कैसे मारने आने वाले 9 के 9 अफराद भी मारे गए। अब वो कुछ दुनिया की नज़र में मारे गए थे।
उधर नैना को कुछ दिन बाद होश आया था। जख्म गहरा होने की वजह से कई दिन कोमे में रही थी। होश में आने के बाद सबसे पहली खबर यही मिली थी कि वो गैंग मारा गया है। न जाने कि उससे इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए थी। वो खामोश ही रही थी। फिर कुछ साल गुजर गए। वो वापस रूटीन में आ गई थी। वक्त के साथ साथ वो केस भी एक कामयाब केस की हद तक रह गया था। वो भूल चुकी थी। वो आंसू जब्त करती आके गाड़ी में बैठी थी। कुछ ही देर में क्या से क्या हो गया था। अलीज़े रेहान से वो अलीज़े वाइस बन गई थी। अब रात भी गहरी हो गई थी। उसे रोना आ रहा था। वाह, कहाँ फंस गई। वाइस भी आकर फ्रंट सीट पर बैठा था। गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। एक नज़र उससे अलीज़े पर डाली थी जिसका निचला होंठ बार बार बाहर आ रहा था। सांस आया था। वो रोने की तैयारी में बैठी थी। दोनों हाथ एक दूसरे से मसलते हुए सामने देख रही थी। वाइस बिल्कुल संजीदगी के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मगर दिल खुशी से झूम रहा था, जैसे न जाने क्या पा लिया हो। अब जो भी था, जैसा भी था, वो उसी की थी और यही ख्याल उसे सरशार कर रहा था। जिसे उसने बुरी तरह नज़रअंदाज किया था, वो अभी तक भी नहीं जान पाया था कि उसने उसे निकाह ही क्यों किया है। वो नहीं मान रहा था कि वो उसकी मोहब्बत बन गई थी, या शायद वो जानकर भी अनजान बन रहा था। अब तो मुझे उतार दे, अलीज़े की भराई हुई आवाज़ ने खामोशी तोड़ी थी। किधर उतार दूँ? देख नहीं रही हो रात हो गई है? सामने से देखते हुए संजीदा लहजे में बोला था। मुझे कुछ नहीं पता, बस उतार दे, वो ज़िद्दी लहजे में बोली थी। डिनर कर लो, उतार दूंगा फिर। वो जानता था कब से भूखी है, वो जब भी बोला था। रात भी बहुत हो गई थी, उसे भी भूख लग रही थी। कुछ खाना भी नहीं, बेदर्दी से नहीं खाना कुछ भी। बेदर्दी से उल्टे हाथ से गाल से आंसू साफ करती गुस्से से बोली थी, या जाने अनजाने में वो वाइस के गुस्से को हवा दे गई थी। समझ नहीं आ रही एक दफ़ा की। वाइस ने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा था। मुझे उतार दे प्लीज़, नहीं जाना कहीं आपके साथ मुझे। उतरो नीचे। वाइस ने उसकी बात काट कर गाड़ी सड़क के किनारे रोकता सपाट अंदाज में बोला था। अलीज़े ने एक नज़र सड़क को देखा था जो कतरे वीरान थी। दूसरी नज़र वाइस पे डाली थी जो उसे गुस्से से देख रहा था। वो सीट बेल्ट खोलती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी। बस उसे वाइस से दूर जाना था। वो जैसे भी जिधर भी करती, लगातार बहने हुए आंसुओं से गाल साफ करते हुए वो गाड़ी से दूर फुटपाथ पर आ गई थी। वाइस कुछ लम्हे उसे गुस्से से देखने के बाद लापरवाही से गाड़ी फुल स्पीड से भगा कर ले गया था। उसके आंसुओं में रवानी आ गई थी। उसके पर्स में न जाने किधर रह गया था। ना पैसे थे, ना ही मोबाइल। वो बेबसी से उधर ही बेंच पे बैठ गई थी। वो वार्डरोब खोल के खड़ी थी। अंदर सारे कैजुअल कपड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहनती थी। हर चीज़ उसकी पसंद ही की थी। वो हैरत से सब कुछ देख रही थी, मगर जो वो ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिल रहा था। वो परेशानी से हर चीज़ टटोल रही थी। डिनर से उसने अपने घर में किया था। उसके बाद ही राज उससे किसी गुड़िया की तरह उठाकर कमरे में ले आया था, और अब वो बेचारी उसके कमरे में रहने के खुद में हिम्मत पैदा कर रही थी। वार्डरोब के सामने खड़ी ख्वार हो रही थी जब उसे अपने पीछे बहुत करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। वो एकदम पीछे मुड़ी थी, जिसके नतीजे में वो उसके सीने से लगी थी। आप इधर क्या कर रहे हैं? वो एक ऐसे होते वार्डरोब से लगी थी। सहमी नज़रों से उसे देख रही थी। वो खामोशी से उसके और करीब हुआ था, दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द रखते हुए उसके चेहरा अपना चेहरा उसके पास ले गया था। आलियाना ने सहम कर आंखें बंद कर ली थी। राज ने उल्टे हाथ की तरफ कबर्ड खोलकर रेड नाइटी निकाली थी। कुछ देर बाद वो ऐसे ही खड़ा उसे करीब से देखता रहा। उसकी मीठी हुई आंखें कपकपाते होंठ उसे अपील कर रहे थे, मगर वह आलियाना की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए हल्के से अपने होंठों से उसका गाल छूता पीछे हुआ था। ये लो, चेंज कर लो, रात काफ़ी हो गई है, फिर सोते हैं। उससे कुछ दूर हुआ था। आलियाना के कपकपाते हाथ में नाइटी पकड़ाता धीमी आवाज़ में गोया हुआ था। आलियाना ने हल्के से आंखें खोलकर नाइटी को देखने के बाद बेतरतीब सांसों के साथ चेंजिंग रूम में भाग गई थी। राज भी अपना नाइट सूट लेता वॉशरूम में चला गया था। तकरीबन 10 मिनट बाद वो फ्रेश सा बाहर आया था, मगर सामने का मंजर देख के उसका दिमाग ही आउट हो गया था। आलियाना कंफर्टर लिए सोफे पर सोने का शुगल फरमा रही थी। थोड़े से बालों के अलावा वो सारी की सारी कंफर्टर में डुबकी हुई थी। रपुंज़ेल, उठो, बेड पर सो। उसके पास आता गुस्सा सब करता कदरे तहम्मुल से बोला था, मगर वह हनूज सोई बनी रही थी। मुझे पता है तुम जाग रही हो, जल्दी उठो, आकर बेड पर जाओ, सख्ती पर मजबूर मत करो। उसे रोज़ाना
ज़रा सा हिलता देखकर सख्ती से बोला था। आलियाना ने आंखें ज़ोर से बंद कर ली थी। वो किसी सूरत उसके साथ बेड पर सोना नहीं चाहती थी, जब भी उसके आने से पहले ही सोती बन गई थी। मगर वो भी राज था अपने नाम का एक। राज ने एक बार फिर उसे ढीठ बना देखकर खुद आगे बढ़कर उसे कंफर्टर समेत मजबूत बाजुओं में उठाकर बेड की तरफ बढ़ा था। छोड़ दो प्लीज़। आलियाना तो उसी से डर गई थी, तभी हाथ चिल्लाकर हाथ पाँव मारते हुए बोली थी, आज के बाद खुद ही इधर आ जाना, वरना तुम मुझे बिल्कुल भारी नहीं लगी हो। उसको बेड पे लिटाते हुए बोला था। आलियाना झट से उठी थी, दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वो पीछे की तरफ खिसकती कंफर्टर मजबूती से थाम गई थी। बाल बेड पे बिखरे हुए थे। ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ छोड़ें। राज ने खुद भी लेटते हुए उसको दूसरे कंफर्टर से आज़ाद किया था, अपने करीब करके अपना कंफर्टर में डाल दिया था। जब भी वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली थी, उसकी पुश्त राज के सीने से लगी हुई थी। राज के दोनों हाथ उसके पेट पर बंधे हुए थे। रपुंज़ल, सो जाओ यार, क्यों आजमाना चाह रही हो? अब आवाज़ आई तो सब भूल जाऊँगा, फिर मैं सोने नहीं दूंगा रात भर। तुम्हारी बेहतरी इसी में कि खामोशी से सो जाओ। उसकी गर्दन से चेहरे की मदद से बाल हटाता हुआ इधर अपना चेहरा रखता हुआ गंभीर आवाज़ में बोला था। आवाज़ में चलते जज्बात के तहत भारी हो रही थी, सांसें भारी हो रही थी। ये महबूब की गुर्बत का असर था, कुछ मलकियत की खुमारी भी थी। वो उसका इश्क, उसका सुकून, उसकी महरम बन चुकी थी, सरशारी खून की मानिंद रगों में दौड़ रही थी। आलियाना ने ज़ोर से आंखें मींच ली थी, सांसें भारी हो रही थी। उससे गुस्से के साथ रोना भी आ रहा था। एक पाँव से दूसरे पाँव को मसल कर खुद को रिलैक्स कर रही थी, मगर कुछ सेकंड बाद प्यास से अपने पाँव में राज का पाँव महसूस हुआ था। उसे बंद आंखों के साथ ही दोनों पाँव दूर किए थे। सो जाओ यार, राज की गिरफ्त और मजबूत करते हुए सख्ती से कहा था। उसे कहाँ यूँ नींद आती थी, बस उसे हरकत करना बंद कर दिया था, अगर सोने की नाकाम कोशिश भी कर रही थी। वाइट प्लेन शर्ट पर ब्लैक सूट पैंट पहने, बालों को ढीली सी पोनी किए, चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाए, ब्लैक ही हाई हील शूज़ पहने वो गाड़ी से निकली थी। गाड़ी लॉक करती वो अंदर बढ़ी थी। राज विला तारीकी में डूबा हुआ था। सुबह के 4 बज रहे थे। वो अभी भी यहाँ पहुँची थी। शाम में शो के बाद 6 बजे की फ़्लाइट से इधर पहुँच गई थी। उसका दिल बेचैन हो रहा था। बटन दबाकर उसने सारे घर की लाइट्स ऑन की थी। कुछ देर सोफे पर बैठने के बाद वो वन ओपन किचन में चली गई थी। सारे सफ़र में सोई ही रही थी, इसलिए अब नींद तो आ नहीं रही थी, बस भूख ही लगी थी। ये इतना सारा खाना किसने बना दिया? फ्रिज खोलकर देखा था, जो कई डिशेस में से भरा पड़ा था। तभी खुद से बोली थी, फिर सब पर लानत भेजती। शामी कबाब की ट्रे निकाल कर उसमें से 3 पीस निकाल कर प्लेट में रखे, उसे ओवन में रखने के बाद बकाया दोबारा फ्रिज में रख दिए थे। तब तक काफ़ी बनाकर ओवन बंद करके प्लेट निकाल कर ट्रे में दोनों चीज़ें रखकर अपने कमरे में आ गई थी। ट्रे बेड पर रखने के बाद कोट उठाकर बेड पर रखते हुए वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद वापस आके बेड पर बैठी थी। कंफर्टर सीधा करके बेड पर बैठी, गोद में रखे ट्रे रखकर टीवी लगा लिया था। तभी अचानक किसी ख्याल के तहत उसने आगे होकर कोट की पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा था, जिसमें बेशुमार आयश की कॉल्स थी। कुछ राकेल की थी, रॉजर की भी थी। फ़्लाइट में तो वो मोबाइल यूज़ ही नहीं कर सकती थी, जब भी अब देख रही थी। कुछ सोचकर उसने ब्लूटूथ कनेक्ट किया और आयश को कॉल बैक कर चुकी थी। कुछ बेल्स जाने के बाद कॉल उठा ली गई थी। हेलो, हीर ने फोक से कबाब मुंह में डालते हुए कहा था। दूसरी तरफ आयश ने मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोककर मोबाइल को देखा था, जहां हीर का नंबर शो हो रहा था। बिना देर किए कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाकर दोबारा बिस्तर पर टून हुआ था। हेलो, हीर किधर चली गई थी अचानक? ना कुछ बताया, बस अचानक चली गई। आयश मोबाइल कान से लगाते ही शुरू हो गया था। अर्जेंट काम था, जब भी तो आना पड़ा, मुँह से नवाला हल्क में उतारते हुए बोली थी। ऐसे ही काम आ गया तो जो सब छोड़ छाड़ के भाग गई। जानती हो कितना परेशान हो गया था मैं? इसी तरह लेटते हुए लहजे में फ़िक्रमंदी वाजिया थी। कहा था, तुम क्यों इतना परेशान हो गए थे? कॉफ़ी के सिप लेते मज़े से बोली थी। क्योंकि मैं तुमसे। वो एकदम चुप हो गया था, नींद भग से भागी थी। वो उठ के बैठ गया था। हीर कॉफ़ी के सिप लेती लेती रुकी थी। एक पल को धड़कन सी रुकी थी, क्योंकि हाँ, कल रात को हमारा कॉन्सर्ट है ना, इसलिए। चेहरे पर हाथ फेरता बात संभालने की कोशिश करते हुए बोला था। साथ ही बिना कोई बात की कॉल काट दी थी। पहुंच जाऊंगी रात में, मैं कुछ घंटों के लिए आई हूँ, नहीं होगा ख़राब तुम्हारा कॉन्सर्ट।
ही ने कॉफ़ी का कप उठाए ट्रे में रखते हुए तो तकरीबन पटकते हुए जले हुए लहजे में कहा था। उसका तो मूड ही ऑफ हो गया था। उसका दिल क्या था कि वो अपनी पूरी बात करता। वो सुनना चाह रही थी मगर ट्रे साइड पर रखते हुए वो आंखें मूंद गई थी। दूसरी तरफ आयश हैरत से मोबाइल को देख रहा था। अब मैडम को गुस्सा क्यों आ रहा है? कुछ ना समझ आने पर मोबाइल बेड पर फेंकता दोबारा नींद की वादियों में जाने की तैयारी कर रहा था। वो बेड पे चुपचाप लेटा छत को घूरता। कंफर्टर आधा बेड पर और आधा वुडन फ्लोर को छू रहा था। बेड पर सिगरेट के खाली डब्बे पड़े थे। कुछ सिगरेट बेड पर थे। ऐश ट्रे में जले हुए सिगरेट से भरी हुई पड़ी थी। वो न जाने किन सोचों में गुम था। आंखें लाल अंगार हो रही थी जब रात भर उसके जागने की चुगली खा रही थी। ग्लास फ्लोर के पर्दे आगे होने के बावजूद सूरज की पहली किरणें कमरे में आकर कमरे में मौजूद तारीकी को ख़त्म कर रही थी। वाइज ने कमरे में रोशनी देखकर मंदी मंदी सी आंखों से पूरे घर का जायज़ा लिया था। फिलहाल तो उसे रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, जब भी माथे पे पहले से ही मौजूद बलों में इजाफा हुआ था। बेड पर से एक सिगरेट निकाल कर उसे सुलगा कर वो उल्टे हाथ से कंफर्टर पूरा हो ही नीचे फेंकता हुआ उठकर पूरे सारे पर्दे हटा दिए थे। कमरा पूरा रोशन हो गया था। ग्लास डोर को हटाते हुए वो कमरे से मुंसलिक बालकनी में मौजूद एक स्टाइलिश झूले पर बैठकर अब दोबारा सिगरेट पी रहा था। उसने आज शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली रात से सुबह होती देखी थी। पूरी रात आंखों में ही काटी थी। उसने आंखें मूंद कर जो झूले के बैग से सिर टिकाकर हाथ में मौजूद सिगरेट नीचे फेंक कर उसे बुझा दिया था। रात को लीजे को रास्ते में उतारने के बाद वो कुछ आगे गया था, मगर फिर चाहकर भी उसे यूं सड़क पर अकेले नहीं छोड़ सकता था। जब भी दिल के हाथों मजबूर होकर वापस पलटा था, मगर सामने का मंजर देख के वो पागल ही हो गया था। अलीज़ा मार्क के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो गाड़ी से बाहर खड़ा उससे कुछ बोल रहा था, जब भी वो खिलखिलाकर हंसी थी। वो दोनों उसके मुखालिफ सिम खड़े थे, जब भी उसे देख नहीं सके थे। देख तो वाइस भी उनके चेहरे को नहीं सका था, मगर उसे पता था वो मार्क ही था। और फिर मार्क ने लीजे को दोबारा से बाजुओं से पकड़कर गाड़ी में बिठाया था। वाइस ने ज़ोर से आंखें बंद कर ली थी। स्ट्रॉन्ग स्टीयरिंग पर गिरफ्त इंतहाई सख्त थी। वो गाड़ी जा चुकी थी। काफ़ी देर इधर ही खड़े होने के बाद वो घर आ गया था। बिना किसी से मिले या कुछ खाए पिए वो अपने कमरे में बंद हो गया था। रात का मंजर याद कर करके एकदम उसकी आंख खुली थी, जो पहले से ज़्यादा लाल हो रही थी। जो भी था, जैसा भी था, अब वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी है। अचानक दिल ने जैसे उसे तसल्ली दी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई थी। हाँ, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ वाइस मिर्ज़ा की। उसे मैं ले आऊँगा अपने पास, बहुत पास। वाइस ने मुस्कुरा कर सर दोबारा पीछे टिका लिया था। आंखों के सामने उसका खूबसूरत मासूम चेहरा गुजरा था। मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। हाँ, दिमाग को जैसे उसकी मुस्कुराहट पसंद नहीं आई थी जब भी वो हंसा था। वो तुम्हें तो पसंद ही नहीं करती, तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। तुम उसके ज़रा से करीब हो तो वो डर जाती है। दिमाग उसे वर्गला रहा था जिसमें वो कामयाब भी हुआ था। वाइस के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम गायब हुई थी। वो तुम्हें नहीं, मार्क को पसंद करती है। जब भी तो बस उसके खुद को उसके छूने पर कोई रिएक्ट नहीं किया था। तभी तो तुम्हारे जाते ही मार्क को बुला दिया रात को। वो तुम्हारी होकर भी तुम्हारी नहीं है। दिमाग ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो देकर दोबारा बोलना शुरू किया था। वो मासूम है, वो ये बातें नहीं समझती। वो मार्क को पसंद नहीं करती। वो तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। वाइस, उसके पास तो कोई मोबाइल ही नहीं था जो रात को मार्क को बुलाती। दिल ने एक बार फिर अलीज़े की साइड ली थी, मगर वो सिर्फ 6 महीने के लिए तुम्हारी है बस। दिमाग तुम्हारा बोला था। दिमाग की बात पर वो खिल के हंसा था, जैसे उसने बात इंजॉय की हो। वो मासूम भी है, वो मेरी भी है। उसे बहुत जल्द ले आऊँगा अपने पास। सर दोबारा झूले पर टिकाकर खुद से बुड़बुड़ाता हुआ आंखें मूंद गया था। सूरज अब काफ़ी ऊपर हो गया था। कमरे में रोशनी की वजह से उसकी आंख खुली थी, मगर खुद को राज के इतने करीब देखकर उसके होश उड़े थे। वो राज के सीने पर सर रख के सोई हुई थी। राज के दोनों हाथ उसके गिर्द हिसार बांधे हुए थे। ये मैं क्या कर रही हूँ? वो राज के हाथ से खुद को हटाने की कोशिश करते हुए खुद से बुड़बुड़ाई थी। पीछे हटे प्लीज़, छोड़े मुझे। जब उसकी गिरफ्त से निकल नहीं सकी थी तब उसका हाथ अपने उसके सीने पर मारते हुए ऊंची आवाज़ में बोली थी, क्या हुआ रपुंज़ल? ये तुम मेरे ऊपर क्या कर रही हो? राज, जो उसके हिलते ही जाग गया था, उसके चिढ़ने पर उसे चढ़ाता हुआ संजीदा लहजे में बोला था, मगर ग्रीन आंखों में शरारत वाज़िया थी। मैं नहीं आई थी, तुम लाए हो। अब प्लीज़ हटो, मेरे बालों पर लेटे हुए हो, दर्द कर रहे हैं। वो रो देने को थी।
आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुम नहीं शोहर हूँ, इज्जत किया करो। राज ने उसकी गिरफ्त सख्त करते हुए बिल्कुल सपाट लहजे में कहा था। ज़बरदस्ती का शोहर, मैं नहीं मानती तुम्हें शोहर, हटो। दिल में डर को छुपाती मजबूत लहजे में गोया हुई थी, साथ ही अपने कमर से उसके बाजू हटाने की कोशिश भी कर रही थी। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ? उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते मकबूल लहजे में बोला था। प्लीज़ छोड़ो मुझे वॉशरूम जाना है, हटो। एक हाथ पर अपने नाखून मारती गुस्से से बोली थी। बाल सारे चेहरे पर बिखरे हुए थे। थोड़ी देर लेटी रहो, गुस्सा मत दिलाओ। उसकी बार बार एक ही रट से तंग आकर गुस्से से बोला था, साथ ही अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़ दिए थे। जंगली, वो गर्दन पे उठती दर्द से चिल्लाई थी, मगर वहाँ फ़र्क किसे पड़ता था? इतने में तुम्हारी चीखें निकल रही हैं, आगे क्या करोगी रुपंजिल? उसके गर्दन पर अपना चेहरा फेरते हुए मकबूल लहजे में सरगोशीनुमा बोला था, साथ ही करवट बदल के उसके ऊपर आ गया था। हटो प्लीज़ ऊपर से, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे जाने दो, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ इधर, प्लीज़, मैं भाग जाऊंगी, देखना तुम। एक दिन एक हाथ उसके कंधे पर रखे उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते बेबसी से बोली थी, रुपंजिल, इधर से जाने का सोचना ही छोड़ दो, क्योंकि मेरे होते हुए ये नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मैं खुद से दूर किसी कीमत पे नहीं जाने दूंगा। तुम मेरा सुकून हो और अपना सुकून अपने हाथों से कोई बर्बाद नहीं करता। तुम्हें अब हमेशा मेरे पास राज की कैद में रहना होगा, तुम चाहो या ना चाहो। पहले तो इधर से निकल ही नहीं सकती, अगर निकल ही गई तो जंगली जानवरों की खुराक बन जाना। उनसे भी बच गई तो याद रखना, तुम मुझसे कभी नहीं बच सकोगी। बहुत बुरी सज़ा दूंगा, बहुत बुरी। उसकी शहरक पर अंगूठा फेरता जुनूनियत से बोला था। ग्रीन पूरे स्टार आंखें लहू टपक रही थी, गर्दन की रगें वाजिया हो गई थी। वो उसके खुद से दूर जाने का सोच कर ही पागल हो रहा था। कितने सालों बाद मिली थी, अब ऐसे कैसे जाने दे सकता था? मुझे जाने दो। भूरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। ये सोचकर ही हलकान हो रही थी कि अब उसे उधर ही रहना पड़ेगा। रुपंजिल, मैं अभी वो कुछ बोलता हो तभी दरवाज़ा नॉक हुआ था। हल्के से उसके माथे पर लब रखे वो पीछे हुआ था। उसके पीछे होते ही आलियाना गहरे सांस लेते रुकी थी। आंसू लगातार बह रहे थे। सर नीचे रॉजर सर आपको बुला रहे हैं। रॉज के यूँ बोलते ही मेड जापानी ज़ुबान में बोलती चली गई थी। मैं फ़्रेश होकर नीचे आ जा रहा हूँ, तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट इधर ही आ जाएगा। तुम भी फ्रेश हो जाओ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट इधर ही आ जाएगा। राज उसकी तरफ देखते हुए नरम लहजे में बोलता बेड से उठ गया था। जहर ला दो मुझे, बस नहीं खाना और कुछ भी। गुस्से से बोलती हुई कम्फर्ट अपने ऊपर खींच कर दोबारा लेट गई थी। राज कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा था, फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। रिया, तुम कब आई? नीचे आते ही उसकी नज़र रिया पर पड़ी थी, जो किसी बात पर रॉजर से बहस कर रही थी। राज की आवाज़ सुनते वो पीछे मुड़ी थी। आओ ना राज, खड़े क्यों हो? देखो, बैठो, कुछ खाते तो आजो कर दो अपनी इकलौती बहन की, जिसे निकाह के छुआरे तक खिलाने गवारा नहीं किए। उसको देखते उसके सामने खड़े उसके सोफे की तरफ इशारा करते हुए एक एक लफ्ज़ चुबा कर बोली थी। वो रॉजर के उठते ही बाहर उसके पास आ गई थी, मगर उसे जानकर झटका लगा था कि रॉज ने आलियाना को किडनैप करके निकाह कर लिया है। उसे तो ये भूल कर ये सदमा लग गया था कि उसने अपनी इकलौती बहन को बुलाना दूर की बात बताना तक ज़रूरी नहीं समझा, और आलियाना उसके सामने ही शुरू हो गई थी। राज ने एक नज़र रॉजर पर डाली थी, जिसे पूछना चाह रहा हो को क्या ज़रूरत थी इसे बताने की। हाँ, अब इसे कहो अपनी ज़ुबान बेचकर छवारे मंगवा ले, है ना? उसे चुपचाप रॉजर की तरफ देखता पाकर वो दोबारा बोली थी, ऐसी कोई बात नहीं है रिया, सब जल्दी में हुआ, वक्त नहीं मिला। राज सोफे पर बैठता नॉर्मल अंदाज में बोला था। हाँ, वक्त नहीं मिला, एक लड़की को किडनैप करके ले आए, फिर जल्दी निकाह कर लिया। जानते हो कौन है वो? क्या बैकग्राउंड है उसका? रिया उसके इतने नॉर्मल रिएक्शन पर जब से मुठियाँ बीच गई थी। कदरे धीमी आवाज़ में सोफे पर बैठते हुए बोली थी, तुम कैसे जानती हो कौन है वो? राज ने मशकूक नज़रों से देखते हुए कहा था। अभी रॉजर ने बताया है। रिया संजीदगी से गोया हुई थी, और इधर बताने को तो आलियाना के बारे में ही था, मगर इधर आकर जो सुना था वो हक्का बक्का रह गई थी। जब भी उसने इरादा बदल दिया था कि अब वो उसे नहीं बताना चाहती थी। अब तुम दोनों टॉम एंड जेरी का सीज़न 2 बंद करो, कुछ देर मैंने ज़रूरी बात करनी है। रॉजर जो कब से खामोश बैठा था, उन दोनों को लड़ता देखकर थक गया था। जब भी उनसे गुस्से से बोला था,
क्या ज़रूरी बात? राज सीधा होकर बैठकर संजीदगी से बोला था। रिया भी संजीदा हो गई थी। 6 साल पहले हमने बैंड्रिक को मारा था, अब उसका बेटा हमारे बारे में जान गया है। पहले तो मेरी बात वायरल हो गई थी कि हम मर गए हैं, मगर अब उसे पता चल गया है कि हम जिंदा हैं। और वो जो आदमी उधर तक पहुंचा है वो भी कालोर्स का था, और अब हमारे बारे में जान गया है। वो हमसे अपने बाप का बदला लेना चाहता है, और इसमें उसने पुलिस और सीक्रेट एजेंट के लोगों को शामिल किया है। दुनिया के सामने पेश वो भी एक बिजनेस टाइकून है, मगर उसका लिंक माफिया के साथ भी है, और अब उससे बहुत से माफिया मैन हमारे पीछे एक दफ़ा फिर पड़ चुके हैं। रॉजर वुडन फ्लोर को देखता सपाट लहजे में बोला था। ग्रीन आंखें लाल हो रही थी। वो जब जब बैंड्रिक का नाम लेता था उसका यही हाल होता था। उसने खुद मारा था बैंड्रिक को अपने हाथों से, मगर दिल था कि मानता ही नहीं था। वो समझता था कि जितनी सज़ा उसे मिली है वो कम है, जबकि वो चाहता था कि उसे तड़पा कर मारे, जैसे उसके बचपन से उसकी वजह से अपने बचपन में तड़पे थे। अपना बचपन बर्बाद कर गए थे। तुम्हें ये सब किसने बताया? रॉज ने हैरत से उसे देखते हुए कहा था। रिया भी हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी। वो तुम्हारा मसला नहीं है, जिसने बताना था बता दिया। वो बिल्कुल सपाट लहजे में बोला था। तो अब मतलब हम क्या करेंगे? दोबारा से वही लड़ाई झगड़े? ओह गॉड, रिया परेशानी से माथा मसलते हुए बोली थी। मतलब सारे मसले और एक और ही नाजिल होने थे ना, एक साथ ही नाजिल होने थे ना। अब बस देखते हैं वो क्या करता है, उसके बाद ही सोचा जा सकेगा। रॉजर इन दोनों को हैरान और परेशान शक्लें देखते हुए बोला था। अच्छा, रॉज गहरी सोच में बोला था। 6 साल पहले की बात थी, तब वो अकेला था, मगर अब वो अपने साथ एक मासूम जान को बांध चुका था। वो जो खतरों के खेल समझ कर खेलता था, अब उसे अनजाना सा खौफ था। वो लियाना के बारे में सोच रहा था। तो तुम्हें कब निकलना है? काफ़ी देर की खामोशी के बाद रॉजर रिया को देखते हुए बोला था। घंटे तक, मुख्तसर से जवाब देकर वो दोबारा खामोश हो गई थी। तुम आलियाना से मिल लो ना, साथ ही ब्रेकफास्ट करते हैं। वो एक नज़र राज को देखते हुए बोला था। ना जी शुक्रिया, बहुत बहुत बुरा उससे मिल लूँ? क्या बोलूँगी जाके? मैं उसकी बहन हूँ जिसने तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर बीवी बनाया है। ओ प्लीज़, लड़की हूँ मैं भी एक। अपने सामने मैं अपनी जैसी लड़की को इतना बेबस नहीं देख सकती। वो गुस्से से बोलती उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उसके उठते ही राजर भी काम का बोलता हुआ बाहर निकल गया था। राज काफ़ी देर तक उधर ही बैठा रहा था, न जाने किन सोचों में गुम था। फिर कुछ सोच कर उठ कर किचन की तरफ बढ़ा था। वो बार बार फ़ोन की आवाज़ से उठी थी। बेड पे हाथ मारते बिना देखे कॉल यस करती मोबाइल कान से लगा गई थी। हेलो, वो अपनी बड़े से टैडी को हक करते हुए बोली थी। आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो भी उठी थी। रात को वाइस के उसे रास्ते में उतारने के बाद वो इधर ही बेंच पे बैठ गई थी। कुछ ही देर बाद वहाँ मार्क आता दिखाई दिया था। पहले तो वो नहीं मानी थी उसके साथ जाने के, और फिर कोई चॉइस ना होने पर उसी के साथ जाना पड़ा था। क्लच तो न जाने उसका किधर रह गया था, मगर लकीली उसका मोबाइल घर ही रह गया था, जिसकी वजह से गुम होने से बच गया था। दूसरी तरफ वाइस उसकी आवाज़ सुनकर सर गाड़ी की पुश्त के बैग पर टिकाता आंखें मूंद गया था। एक सुकून सारे जिस्म में फैला था। कौन है? बोलो भी। नींद से जगा दिया। जब कुछ लम्हे बाद कोई बोला नहीं, तब एक नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर डालकर बेजारी से बोली थी। क्या हुआ प्रिटिकल, तुम इतनी जल्दी भूल गई मुझे? अभी तो एक ही रात गुजरी है तुम्हें मेरा होते हुए। वाइस बात कर रहा हूँ। इसी तरह आंखें मूंदे सरशारी से बोला था कि क्या दोबारा सोने की तैयारियों में थी? उसकी बात सुनते ही चीख कर बोली थी, साथ ही उठकर बैठ गई थी। नींद तो जैसे आई ही नहीं हो। वो तो भूल ही गई थी कि रात को उसके साथ हुआ क्या था। वही डार्लिंग जो सुना है। लगता है कि रात में अपने शोहर को भूल गई हो, मगर मुझे एक पल चैन नहीं आया। उसकी बात सुनने के बाद वो मोबाइल कान से दूर करती दोबारा कान से लगाते हुए बोली थी। मैं कोई माँ नहीं जानती आपको, और आपको कहा भी था 6 महीने तक अपना मुंह ना दिखाना। फिर कॉल की। वो डर को छुपाते हुए मजबूत लहजे में बोली थी।
कौन सा भी वो सामने था जो उससे डरती, जब भी ज़ुबान पटर पटर चली थी। अच्छा, तुमने कहा था 6 महीने नज़र ना आना, मगर तुम तो कह रही थी तुम मुझे जानती ही नहीं। और क्या खूब कहा है, मैं किधर नज़र आ रहा हूँ तुम्हें? वॉइस कॉल है, वीडियो नहीं। वाइस अब कदर संजीदगी से बोला था। यकीनन उसे अलीज़े का लहजा और बात पसंद नहीं आई थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, सोना है मुझे बस। उसकी अपनी कोल्ड आवाज़ सुनकर अपने खुश्क होंठ लबों पर तर करती धीमी आवाज़ में बोली थी, बहुत सो लिया, उठो नीचे आओ, अगले 10 मिनट में मुझे नीचे मिलो, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। उसके फ़ोन बंद करने से पहले 2 टोक लहजे में बोला था। किधर नीचे आऊँ? मैं हॉस्टल में हूँ। आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई, सिर्फ इसलिए मुझे सोना है। उसकी बात सुनते ही जल्दी से बोली थी, जितना कह रहा हूँ उतना करो। 10 मिनट में से 1 मिनट ज़ाया हो गया, 9 मिनट रह गए हैं। ना आई तो कोई मसला नहीं मुझे, मैं तुमसे सबके सामने उठाकर ले आने में, और अगर लेट हुई तो तुम मेरे पास ही आओगे, इतनी ही सख्त सज़ा मिलेगी। अपनी बात कहकर बिना उसकी बात सुने कॉल काट गया था। उधर अलीज़े हैरत से मोबाइल को देख रही थी, मगर फिर वक्त देखती जल्दी से उठी थी और अपने कपड़े लेते वॉशरूम में भागी थी। वाइट प्लेन शर्ट पर ब्लैक सूट पैंट पहने, बालों को ढीली सी पोनी, चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाए। ये तो दोबारा हो गया है। तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है। 5 मिनट बाद वॉशरूम से निकलकर वो ड्रेसिंग टेबल की सामने खड़ी जल्दी से बालों को कंघी किए बिना मेकअप के मोबाइल उठाए रूम से बाहर भागी थी। पार्किंग में अपने सामने वाइस की कार खड़ी थी। बिना देर के वो उसकी तरफ बढ़ी थी। आ गई। फ्रंट डोर खोलकर बैठते हुए फूली सांसों के साथ बोली थी, पूरे 7 मिनट लेट हो। एक नज़र उसे देखते गाड़ी स्टार्ट करके पार्किंग से निकालकर रोड पे डाली थी। तो क्या मैं नाइट ड्रेस में ही आ जाती? उसकी तरफ अब्रू उचकाती हुई बोली थी, मुझे कोई मसला नहीं होता। खैर, दुल्हन बनकर तुम अभी तक नहीं आई। ड्राइविंग पर फोकस करते हुए संजीदगी से गोया हुआ था। तो क्या आप दूल्हा बनकर आए हैं? उसकी बात उसी के मुंह पर दे मारी थी। तुमने ज़्यादा बोलना नहीं शुरू कर दिया? उसकी बात इग्नोर के अपना सवाल दागा था। वो कुछ नहीं बोली थी, खामोश हो गई थी। पता नहीं किधर से इतनी हिम्मत आ गई थी। वो कल से पटर पटर बोल रही थी, अब अचानक वाइस की इतनी सर्द आवाज़ सुनकर ज़ुबान तालू से लग गई थी। गुलाबी होंठ को दांतों से मसलती विंडो से बाहर देखने लगी थी। इतने में वाइस ने गाड़ी एकदम ही बड़ी बिल्डिंग की पार्किंग में पार्क की थी। आ जाओ, सीट बेल्ट खोलता हुआ अलीशे को देखते हुए बोला था। अलीज़े को बिना चूचरा किए वो भी उसके साथ बाहर निकल आई थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? वो वाइस को बिना कुछ बोले बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट में दाखिल हुआ था, जब अलीज़े से आदत से मजबूर दोबारा बोल पड़ी थी। वाइस उसकी तरफ मुड़ा था, एक गहरी नज़र उस पर डाली थी जो पिछले कुछ दिनों से उसके असाब पर सवार होकर रह गई थी। बेबी पिंक टी शर्ट और वाइट जीन्स पहने, बालों को खुला छोड़े, बिना मेकअप के वो उसे कुछ ज़्यादा ही सादी लगी थी। मगर आज फिर हर बार की तरह उसके चेहरे की मासूमियत में खो गया था। खोया खोया वो उसके करीब होता, हाथ उसके डरे मासूम से चेहरे की तरफ कर गया था। अभी उसके गाल छूता कि एक मखसूस आवाज़ के साथ लिफ्ट रुकी थी। बिना लम्हा की देरी किए अलीज़े वो पहले ही उसके करीब होने पर डर गई थी, बाहर भागी थी। वो आंखों के साथ मुठ्ठियाँ भी मींच गया था। गले बाजू की रगें तन गई थी।
गहरा सर्द सांस खींचता हुआ बाहर निकलकर सामने एक खूबसूरत फ्लैट की तरफ बढ़ा था। जीन्स के पॉकेट से कीस निकालकर दरवाज़ा खोलकर लीजे को अंदर जाने का इशारा किया था। वो कब से हैरान और परेशान सी खड़ी थी, चारों तरफ नजरें घुमा रही थी। वाइस के इशारा करने पर मरे मरे कदमों से अंदर दाखिल हुई थी। उसके पीछे ही वाइस के अंदर दाखिल होती डोर लॉक हो गया था। कैसा है? लाइट्स ऑन करने के बाद पर्दे हटाता सरसरी सा बोला था। मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? अलीज़े ने खुश होंठों पर लबों को तर्क करते हुए कहा था। उसने किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। रहने के लिए मेरे साथ इधर ही रहोगी अब। ये मेरा अपना फ्लैट है जो किसी को नहीं पता। फार्म हाउस भी है मगर वो डैड को पता है, इसलिए इधर ही रहेंगे। सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठता हुआ उसे गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला था। वो तो पहले ही बड़ी आंखों को और बड़ा किए उसे ही देख रही थी। उसने तो सारी बात में से एक ही बात सुनी थी कि वो उसके साथ इधर रहेगी। मुझे हॉस्टल जाना है, हल्क तर्क करते हुए वो बोलने के साथ साथ उसके पास ही सोफे पर बैठी थी। आंखें लबालब आंसुओं से भरी थी। अभी तो दिखाने लाया था, बाकी कल आएंगे। तुम भी इधर आकर अपनी पैकिंग कर लेना, सुबह मैं पिक कर लूँगा। उसके करीब होता उसका सर अपने सीने से लगाए नर्म लहजे में बोला था, साथ ही सुकून से आंखें मूंद गया था। कितने दिनों बाद उसे सुकून नसीब हुआ था। मुझे वापस जाना है, नहीं रहना इधर। पहले तो उसके इतने नर्म लहजे पे हैरान हुई थी। वो जो हर वक्त मिर्चें चुबाए रखता था। फिर हिम्मत करते हुए उसे खुद के गिर्द हसार तोड़ने की कोशिश करते हुए बोली थी। दिल की धड़कनें मुंतशिर हो रही थी। ये मत क्या करो मुझे। उसके लबों पर अपने भारी हाथ रख के उसे खामोश करवाता हुआ मखमूर लहजे में बोला था। दूसरे हाथ से शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खोल चुका था। दिल उसका भी कानों में गूंज रहा था। सांसें भारी सी हो रही थी। अलीसे ने आंखें बंद कर ली थी। बोलने को कुछ हो ही नहीं रहा था जब भी पलकों के बाल की झालर गिरा दी थी। उसे दूर होने की कोशिश भी तक कर दी थी, क्योंकि ऐसा करने पर वाइस ने गिरफ्त काफ़ी हद तक सख्त कर दी थी। वो मखमूर सा होता दुनिया माफिया से भुलाए उसके खूबसूरत मासूम चेहरे पे मगन था, मगर उस बेदर्दी को बेखुदी को वाइस के मोबाइल के रिंगटोन ने तोड़ा था। वो जी जान से बदमज़ा हुआ था। गहरी सांस हवा के स्पुट करता वो उसका सर दोबारा अपने सीने से लगाए मोबाइल पॉकेट से निकाल कर कॉल उठा चुका था। अलीज़े ज़ोर से उसकी शर्ट मुट्ठियों में बीच आंखें भी मीन चुकी थी। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। ब्लैक जीन्स, रेड शर्ट पर ब्लैक स्टाइलिश शॉर्ट जैकेट पहने, बालों को हाफ पोनी टेल किए, गॉगल्स कानों पे लगाती हुई यूनिवर्सिटी से निकली थी। सामने अपनी कार की तरफ जाते जाते रुकी थी, क्योंकि सामने ही रोजे की कार खड़ी देख ली थी, मगर फिर उसे इग्नोर किए वो अपनी कार की तरफ बढ़ी थी। रुको। कार का फ्रंट डोर खोलते हाथ रोजे की सपाट आवाज़ पर पल भर को रुका था। वो मुड़ी नहीं थी, मगर दरवाज़ा भी नहीं खोला था। यूं ही खड़ी रही। दूसरे से हाथ से आंखों से गॉगल्स बालों पर लगाए थे। उसने पूरी रात खुद से लड़ते लड़ते गुजारी थी। वो खुद अपनी फीलिंग्स को कोई नाम नहीं दे सकी थी, या फिर देना नहीं चाह रही थी। वो जितना दूर रहना चाहती थी, रॉजर उसे उतना ही करीब होता जा रहा था। इग्नोर क्यों किया? जब देखा कि मैं खड़ा हूँ तो इधर क्यों आई? उसके सामने आता, बाजू सीने पे बांधे, बिल्कुल सपाट अंदाज में उससे गोया हुआ था। मैं अगर तुम्हें बुलाती और फिर इग्नोर करती तो तुम्हारा पूछना बनता था, मगर मैंने नहीं बुलाया। गाड़ी के दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए उसे अपने सामने खड़ी रोजर को बगौर देखती उसी के अंदाज में गोया हुई थी। वाइट शर्ट जिसके ऊपरी 3 बटन हमेशा की तरह खुले थे, ब्लू पैंट पहने, बालों की छोटी सी पोनी बनाए, वो अपनी पूरी वजाहत के साथ उसके सामने खड़ा सपाट नज़रों से उसे ही देख रहा था। मगर मैं तुमसे मिलने आया हूँ और ये बात तुम जानती हो। उसे नज़रें हटाकर सामने यूनिवर्सिटी से निकलते स्टूडेंट्स को देखते नॉर्मल अंदाज में बोला था। क्यों आए हो मेरे पीछे? उस दिन हेल्प कर दी, शुक्रिया कह दिया, बात ख़त्म। अब से ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे, वो कतई तड़क कर बोली थी। वो भी बेबस थी। उसका दिल घुटने टेकने का कह रहा था। उसका दिल बहुत अंदर कह रहा था कि मान जाए। वो हार गई थी। अब वो उससे आने वाले वक्त में फ़र्ज़ और मोहब्बत में से किसी एक को चुनना था, जो यकीनन उसके लिए मुश्किल था या फिर नामुमकिन था। क्योंकि अच्छी लगती हो, वो उसके तासरात को जांचती नज़रों से देखते हुए बोला था। वो बिल्कुल मुतमईन से उसका इत्मीनान गायब कर गया था। नैना
हैरत से कंग होते उसे देख रही थी। चेहरे का रंग लाल हो गया था। दिल की धड़कनों कानों में ढोल पीटने लगी थी। दिल बगावत पे उतर आया था, अपने फर्ज से बगावत पर। दिल की बातों को ख्वाहिश को यकसर मुस्तरद करके वो निगाहों का जाविया बदल गई थी। चाहने के बावजूद भी वो अपने दिली जज्बात चेहरे पर ना आने से महफूज नहीं रख सकी थी। रॉजर चेहरे पे बहुत धीमी मुस्कुराहट लिए उसका एक एक तासुर पर गौर कर रहा था, जैसे जानना चाहता हो कि उसके अंदर क्या है, वो क्या सोच रही है या वो इसके बारे में क्या सोचती थी। कुछ सोचता हुआ वो उसके करीब, बिल्कुल करीब हुआ था। अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाता, उसके कान के करीब बोला था। बोलते हुए उसके लब नैना के कान के लो से मिस हो रहे थे। आई एम इन लव विद यू बोलते हुए उसके कान को हल्का सा छुआ था। वो एकदम पीछे हुआ था। ग्रीन आंखें शौकी लिए हुए उसके चेहरे पर जमा ली थी। वो तो पहले ही इतनी हैरान हुई थी, फिर अचानक उसके करीब आने, उसकी बात और उसके लम्स पर वो मरने वाली हो रही थी। दिल मानो बाहर आने को मचल रहा था। चेहरे पर झूलती कुछ आवारा लटों को हाथ की मदद से पीछे करते वो खजल सी होती चारों तरफ देखने लगी थी, यूँ जैसे उसने कोई चोरी की हो, मगर गलती से भी रॉजर की तरफ नहीं देखा था, जो टिकटिकी बांधे उसी को देख रहा था, जैसे उसकी निगाहों की प्यास बुझा रहा हो। अब इतना लड़कियों के बारे में नहीं जानता, लेकिन कभी लड़कियों के करीब नहीं रहा नहीं, वरना ये चेहरे से बाल तुम्हें पीछे ना करने पड़ते। वो उसे बाल कान के पीछे करते हुए देखकर बोला था, हटो। दूसरा हाथ उसके सीने पर रखे दूर करते हुए कहा था, मगर जब अपना हाथ शर्ट के बजाय उसके सीने पर महसूस हुआ, वो खजल हुई थी। वो खलाई हुई गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुकी थी, फिर बिना उसकी तरफ देखे गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। मगर उसे जाते जाते राजर की जिंदगी से भरपूर कहके की आवाज़ सुनाई दी थी। उसका दिल क्या रुक कर उसे देखे, मगर ये ख्वाहिश खुद की ख्वाहिश पर लानत फरमाई थी और गाड़ी भगा कर ले गई थी। वो पीछे चेहरा आसमान की तरफ के खुलकर हंसा था। कई लोग एक हैरान नज़र उस पर डाल के दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो जाते थे। वो कहका लगाते एकदम रुका था, चेहरा नीचे किया था, जो बिल्कुल सपाट था। लग नहीं रहा था वो कुछ लम्हे पहले पागलों की तरह हंस रहा था। ऐसे कैसे तुम मुझे नहीं जानती और मैं तुम्हें नहीं जानता। शर्ट पर लगी गॉगल्स उतारकर ग्रीन पूरे स्टार आंखों पर लगाते हुए खुद से बुड़बुड़ाया था। साथ ही चेहरे पर एक दिलकश मगर पूरे स्टार मुस्कुराहट थी। एक नज़र चारों तरफ डालने के बाद वो एक लम्हे को रुका था। शायद उसे लगा था उसे कोई देख रहा था, मगर फिर इग्नोर करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था, उल्टी सीधी चाल चलकर। रात का वक्त हो गया था। सुबह 9 बजे की निकली थी और वो भी 9 बजे मुंबई पहुंची थी। आयश, रॉकेल, कनाट पहले से ही वहाँ पे पहुंच चुके थे। वो अब एक ओपन रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे थे। कल के कॉन्सर्ट के बारे में क्या सोचा है, जूस का सिप लेते हुए आयश हीट से बोला था। वो जो फ्राइड चिकन फोक के बजाय खाने के बजाय खेल रही थी। आयश की बात सुनकर एकदम जैसे होश में आई थी। उसका ध्यान किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। रह कर राज पे गुस्सा आ रहा था। वो ये सोच रही थी कि अभी तक आयश को क्यों पता नहीं चला कि उसकी बहन घर से गायब है। 2 दिन से वो पूरे रास्ते यही सोचती आई थी और फिर ऊपर से कार्लोस। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या करें। सही वक्त पर सही परेशानियाँ आई थी। म्यूज़िक, कॉन्सर्ट, डांसिंग, वो किस किस को टाइम देती। आयश, तुम्हारी बहन किधर है? वो बेध्यानी में बेख्तियार पूछ ही बैठी थी। आयश को कब से इतना खोया खोया नोट कर रहा था। उसे इतने अनएक्सपेक्टेड सवाल पर हैरत से देखने लगा था। साथ ही उसे आलियाना का ख्याल आया था। वो जब से इधर आया था उससे 2-3 दफ़ा बात हुई थी। उससे पीछे 2 दिन में तो वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। फिर उसने हाशिम का कॉल की थी, जिसे पता चला था कि वो ठीक है। वो मुतमईन तो नहीं हुआ था, मगर खामोश हो गया था। क्यों? आयश की हैरत से डूबी आवाज़ पर वो होश में आई थी। उसने एक नज़र आयश को देखने के बाद राकल और किनाट की तरफ देखा था, जो अब खाना छोड़े उसे हैरत से देख रहे थे। मतलब आयश ने क्या पूछना था और वो क्या कह रही थी? नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे ही पूछ लिया। वो एकदम सबको खुद को देखते पाकर शर्मिंदा सी हुई थी। बोली थी, उसे भी पता चल रहा था कि वो क्या और किस वक्त बोल चुकी है। उसे अभी पता चला था कि वो क्या और किस वक्त बोल चुकी है। मुझे लगता है तुम्हें आराम की ज़रूरत है। हम कल के म्यूज़िक कॉन्सर्ट के बारे में कल ही बात कर लेंगे। तुम थकी हुई हो भी। तभी गनाट सपाट बोला था,
आइश नैपकिन से मुंह साफ करता फिक्रमंदी से गोया हुआ था। वो अलग बात थी कि वो हीर के मुंह से आलियाना का नाम सुनकर काफ़ी शॉक्ड हुआ था। साथ ही उसके जहन में क्लिक हुआ था कि वह आलियाना की फ़ोटो देखने के बाद भी इतनी कंफ्यूज सी क्यों हो गई थी। डांस कंपटीशन में उसकी परफॉर्मेंस, फिर अचानक जापान चले जाना और फिर अब अचानक उसका आलियाना के बारे में पूछना उसे हैरान कर गया था। उसके बाद उस सब के जवाब बाद में लेने का सोचता वो बिल पे करता उठा था। उसके उठते रॉकेलों के नाट की भी कोई बात करते निकल गए थे। आयश ने एक नज़र हीर को देखा था जो न जाने कौन सी दुनिया में थी। प्लेट में फॉक फेरती वो उसे ही देख रही थी। एक सर्द सांस हवा के स्फुट खारिज करता वो उठा था, साथ ही ग्लास जोर से टेबल पर बजाया था। हीर सर झटकते उसकी तरफ मुड़ी थी। उसे एकदम शर्मिंदगी सी हुई थी। रॉकेलों के नाट को ना देखकर न जाने वो कब उठकर चले गए थे। सो सॉरी, शायद मैं सर में दर्द है इसीलिए, वो उस कहते के साथ ही अपना लगेज उठाए बिना उसे देखे गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। सो सॉरी। और हीर, शायद हम सच में सर में बहुत दर्द है, वरना हीर और मुझे सॉरी नामुमकिन। उसके जाते ही कुछ लम्हे शौक में उसे देखने के नज़र किए। वो शौक की कैफियत में खड़ा खुद से ही बुड़बुड़ाता हुआ उसके पीछे भागा था। वो काफ़ी देर बाहर देखने के बाद अब आखिर एक फैसले पर पहुंची थी। उसे यहाँ से भागना था हर सूरत। अभी घंटे पहले ही राज ने उसे बताया था कि वो किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में जा रहा है और लेट आएगा, इसलिए वो सो जाए। मगर वो कैसे सो सकती थी? उसने पूरे 1 घंटे में पूरा घर देखने के बाद उसे बैकडोर मिला था। अपने जॉगर्स उतार कर हाथ में पकड़े छोटे छोटे कदम उठाती वो बाहर की तरफ निकली थी। बैकडोर पर क्योंकि गार्ड्स नहीं थे उससे मसला नहीं हुआ। बाहर निकलने के बाद जॉगर्स पहनती चांद की रोशनी में इस घने जंगल को देखते हुए जंगल की तरफ भागी थी। कई बार भागते हुए गिरी भी थी, मगर फिर से उठकर भागने लगी थी। उसे जो भी करके निकलना था, इस रात से नहीं, फिर न जाने कब अभी राज नहीं था, फिर न जाने कब उसे मौका मिलता। मुसलसल 2 घंटे भागने के बाद चांद की रोशनी में एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया था। उसने रफ्तार और बढ़ा दी थी। कच्चे रास्ते पर आके उसने घुटनों पे हाथ रख के गहरे गहरे सांस लिए थे। ओ गॉड, क्या करूं? इस ग्रीन आई मॉन्स्टर के हाथ लग गई तो नहीं बचूंगी। प्लीज़ गॉड बचा लो। जाऊं किस तरफ? वो काफ़ी देर सांसें हवार करने के बाद उस कच्चे रास्ते को देखती खुद से ही परेशानी से बोली थी। रास्ता आगे 2 रास्तों में बट गया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब कुछ समझ नहीं आया तो उधर ही एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई थी। उसे बैठे अब 15-20 मिनट हुए होंगे कि दूर से मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी थी। ये कौन है? क्या करूं? लिफ्ट लूं? वो बाइक को देखते हुए बोली थी, मगर वो बाइक खुद उसके पास आके रुका था, जिस पर 2 मोटे काले अफ्रीकन नीचे उतर कर उसकी तरफ बढ़े थे। वो उन्हें अपनी तरफ आता देखकर खौफ से कांपी थी। उससे तो अच्छा था राज पैलेस में ही रह लेती और आज की रात के लिए ब्यूटी ढूंढने से पहले ही मिल गई। उनमें से एक काला उसके हाथ को छूता अंग्रेजी में बोला था, जबकि दूसरा बंदा भी उसके करीब हुआ था। आलियाना की जान लबों पे थी। उससे पहले कि उसकी किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता, अब वो नहीं जानती थी कि वो कैसे खुद को उनसे बचाएगी। देखो, मुझे जाने दो, प्लीज़ दूर हटो, उसने करते चीखते हुए इन दोनों को खुद से दूर करने की कोशिश की थी। आंसू लड़कियों की मानिंद बह रहे थे। उसकी बात को इग्नोर करते हुए दूसरे हबशी ने उसे बाजू से पकड़कर नीचे फेंका था। जब भी दर्द की शिद्दत से वो चिल्लाई थी, बचा लो, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़ दूर रहो। उस हबशी को खुद से दूर करते हुए वो बेबसी से चिल्लाई थी, मगर उन 2 दरिंदों पर कोई असर नहीं पड़ा था। अभी वो उस पर झुकता कि गोली चलने की आवाज़ के साथ ही वो वापस उस पर गिरा था। सारा खून आलियाना की गर्दन पर बहा था। वो खौफ से चिल्लाई थी, मगर जैसे उसने आंखें खोली थी, उसकी भूरी आंखें ग्रीन गोल्ड आंखों से टकराई थी, जो बिल्कुल सपाट उसे घूर रही थी। एक और जो गोली चलने की आवाज़ के साथ ही दूसरा काली हबशी को भाग रहा था। वो भी ज़मीन बोश हुआ था। उन सब में राज की बिल्कुल सपाट आंखें एक पल के लिए आलियाना से भी नहीं हटी थी, जिन कोशिश करके उस बंदी की लाश को खुद से दूर धकेला था, मगर स्काई ब्लू फ्रॉक अब खून से लाल हो गई थी। वो रोती हुई पागलों की तरह हाथ कभी गर्दन और चेहरे पर रगड़ के उसका खून साफ करने की कोशिश कर रही थी, जो साफ होने की बजाय ज़्यादा फैल रहा था। वो सपाट नज़रों से उसे देखता हुआ उसके पास ही नीचे बैठा था।
मेरी बात को इग्नोर करके तुम कैसे वहाँ से निकल आई रपुंजल? वो उसके बालों की लटकानों के पीछे करता बिल्कुल सपाट लहजे में बोला था। ये साफ़ करो, खून साफ़ करो। वो पहले तो उसकी इतनी कोल्ड आवाज़ सुनकर और डरी थी, फिर हिम्मत करके खुद पे लगे खून को कांपते हाथों से रगड़ते रोते हुए बोली थी। बस बेहोश होने की कमी थी, वरना तो खौफ से उसका दिल फट रहा था। अपने शोहर के पास से भागने का बहुत शौक है ना? किसी चीज़ का खौफ नहीं है तुम्हें सिवाय अपने शोहर के? उसके बालों पर गिरफ्त सख्त करते हुए उसके खून से भरे वजूद को देखता इंतहाई गुस्से के आलम में बोला था। मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना, मुझे जाने दो। ऐसे नहीं कहते रपुंजल डार्लिंग। एक हाथ उसके लबों पर रख के उसको खामोश करवाता वापस लिटा चुका था, जबकि दूसरे हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोल के उसे उतार चुका था। वो खौफजदा से देख रही थी, आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। अभी तो वे सोचकर पागल हो रही थी कि उन गुंडों से राज ने बचा लिया, अब राज से कौन बचाएगा? ऊपर से इतना कोल्ड लहजा। वो तो 2 दिन से बहुत नरमी से बात कर रहा था, उसे तो उसके लहजे को कोल्ड लहजे से बहुत डर लगता था। डार्लिंग, ये शर्ट खुद पहनोगी और ये शर्ट खुद पहनोगी कि ये नेकी भी मैं ही करूँगा? उस अपनी शर्ट उसकी तरफ बढ़ाता जज्बात से आरी लहजे में बोला था। मैं कैसे चेंज करूँगी? वो एक नज़र शर्ट को देखे रोना भूल कर परेशानी से बोली थी। जब भी तो कह रहा हूँ कि मैं पहना देता हूँ ताकि तुम्हें पता चल सके कि कैसे पहनते हैं। उसके हाथ से शर्ट लेता सपाट लहजे में बोला था, साथ ही उसके हाथ से उसके जॉगर्स लेकर लेसेस खोलकर उन्हें उतार कर दूर उछाल चुका था। न जाने क्या चल रहा था उसके दिमाग में। नहीं, उधर मुड़ो, मैं खुद पहन लेती हूँ। पहले ही हैरानगी से अपने शूज़ को देखती जल्दी से उसके हाथ से शर्ट लेते हुए बोली थी, मगर वो बिल्कुल सपाट अंदाज में उसे देख रहा था और फिर कुछ सोचते हुए उसके करीब हुआ था। मेरे सामने ही चेंज कर लो, वैसे भी शोहर तुम्हारा। उसके कान के पास गंभीर आवाज़ में बोलता उसके कान पर लव बाइट करता पीछे हुआ था। वो हैरान खौफ और हैरत से आंखें और बड़ी किए उसे देख रही थी। नहीं, जाओ तुम इधर से। उसके सीने पे हाथ रख के उसे दूर करते हुए बोली थी। चाहने के बावजूद लहजे की लड़खड़ाहट पर काबू नहीं पा सकी थी। दिल खौफ के मारे ज़ोर से धड़क रहा था, मगर दूर कहीं दिल मुतमईन भी था और अब वो महफूज है। वो होंठ दांतों पे दबाए गुस्सा सब करने की कोशिश करता उसे देख रहा था। ग्रीन आंखें शरारे उगल रही थी। उसका दिल तो चाह रहा था कि उसे इधर ही छोड़ के चला जाए, फिर जो होना हो बेशक हो, मगर वह ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकता था। दिल कम वक्त बगावत करने को आ गया था। वो तो उसके इतने सारे सालों का समर थी। उसकी मोहब्बत, इश्क, जुनून, सुकून, वो तो ज़िंदगी बन गई थी। उसका दिल खौफ से कांप रहा था। दिमाग बिल्कुल घूम चुका था यही सोचकर कि अगर वो लेट हो जाता तो वो उसके आगे सोच भी नहीं सका था, ना ही सोचना चाहता था। एक गहरी नज़र उसके कपड़ों पर लगे खून पर डाली थी। वो दूर होता हुआ उसकी दूसरी तरफ मुड़ गया था। उसके कपड़ों पर लगे खून का और उसका खून जला रहा था। उसके दूसरी तरफ मुड़ते ही आलियाना ने सुख का सांस लेती जल्दी जल्दी फ्रॉक उतारकर रॉज की वाइट शर्ट पहन ली। शर्ट का आखिरी बटन बंद करते हुए रॉज की तरफ देखते हुए बोली थी, जो शर्टलेस सिर्फ ब्लू जीन्स में खड़ा था। उसके 6 पैक्स उसे काफ़ी हद पुरकशिश बना रहे थे। उसे यूँ देखकर आलियाना कुछ लम्हे देखती रह गई थी। बिलाशुबा वो काफ़ी हैंडसम था। दूर कई जंगली जानवरों के चिंघाड़ने की आवाज़ें उसको और खौफजदा कर रही थी। वो अब जल्दी जल्दी जाना चाहती थी। एक जानवर तो साथ ही था, यह आलियाना का कहना था। राज जो माथा में सलता खुद को नॉर्मल करना चाह रहा था, आलियाना की आवाज़ पर बेख्तियार मुड़ा था। वो देखता रह गया था अपनी वाइट शर्ट पर, जो उसे काफ़ी खुले होने के साथ साथ बड़ी थी। जीन्स का शॉर्ट्स जो घुटनों तक मुश्किल से ही आता था, लंबे खुले बाल जो मिट्टी पे गिरने की वजह से गंदे हो रहे थे। वो उसे देखता ही रह गया था। चांद की रोशनी उस पर गिर रही थी और उसे और खूबसूरत बना रही थी। यकटक उसे देखे जा रहा था, जो उसकी खूबसूरती उसके दिल के शराबे में उलझ कर रह गया था। दिल कानों में धड़कने लगा था। वो भूल गया था कि वो किधर है। सब भुलाए वो खोया खोया उसकी तरफ बढ़ा था। उसके करीब होता हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से बाल हटाए थे। तिलिस्म अब भी बरकरार था। आलियाना जो उसे देख रही थी, उसके खुद की तरफ मुतवज्जो होते ही दूसरी तरफ देखने लगी थी। उसकी बेकरार नज़रों से काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी। उसकी लो देती नज़रों से उसे अपना वजूद जलता हुआ महसूस हुआ था, मगर उसके खुद के करीब आने पर वो डर कर उसकी तरफ देखने लगी थी। धड़कनें मुंतशिर होने लगी थी उसके करीब, बहुत करीब, और फिर लम्स पर उसने आंखें ज़ोर से भींच ली थी। राज की गर्म सांस से उसका चेहरा झुलसा रहे थे।
वो राज का हाथ अपने चेहरे पर हल्का हल्का फेरता महसूस कर रही थी। राज उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरता एकदम उसका हाथ रुका था। आंखों से खुबारी पल में उछल हुई थी। उसकी जगह शर्ट मेरी ने ले रही थी। उसका अंगूठा उसकी सहराईदार गर्दन पर था जहाँ खून का निशान लगा हुआ था। उसने आलियाना को पीछे धक्का दिया था। चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल हो रहा था। गहरे सांस लेकर वो खुद को नॉर्मल कर रहा था। आलियाना गर्दन पे हाथ रखे हैरत और खौफ से उसे देख रही थी। उसके धक्का देने पर वो गिरती गिरती बची थी। चलो या इधर ही गुजारनी है रात ने बिल्कुल कोल्ड आवाज़ में कहा था। निगाहें उस पर डालने की कोशिश नहीं की थी। वो एक दफ़ा फिर बहकना नहीं चाहता था। शूज़ के बगैर चलोगी? उसको अपने शूज़ उठाते देखकर स्पार्ट लहजे में बोला था। मगर फिर चलूँगी कैसे? आलियाना ने सिर्फ हैरत से उसे देखते हुए कहा था। नंगे पाँव चलोगी? इन्हीं पाँव से भाग के आई थी ना? जब तुम्हारे ये खूबसूरत नाजुक पाँव चलने के काबिल नहीं रहेंगे, फिर आज के बाद ये गलती से भी कभी नहीं करोगी। दूसरे पाँव को लात मारकर दूर करता सपाट अंदाज में कहता उसको पाँव से पकड़े अपने साथ घसीट रहा था। मुझे लग रही है, प्लीज़ शूज़ दे दें, आलिया ने रोते हुए कहा था। उसके पाँव पर छोटे पत्थर लग रहे थे जिससे उसे दर्द हो रहा था। वो नाज़ोपली शहज़ादी कहाँ दर्द बर्दाश्त करने की आती थी। अब तकलीफ़ से उसकी आंखें बरसने लगी थी। मगर वो जालिम कान बंद कर गया था उसकी तरफ से। जब भी बिना उसके चिल्लाने की परवाह किए, उसके दर्द की परवाह किए, बस उसे अपने साथ जंगल में घसीटे ले जा रहा था। वो कई बार गिरते गिरते बची थी। अब तो पाँव से खून निकल कर मिट्टी पर लग रहा था। मगर वो बेहिस बना हुआ था। उसके रोने में रवानी पर भी नहीं रुका था। राज ने लम्ब खींचे हुए थे। उससे आलियाना का रोना तकलीफ़ दे रहा था। वो जानता था कि वो तकलीफ़ में थी। वो तो उसे शहज़ादियों की तरह रखना चाहता था। राज की रपुंज़ल वो उसे सज़ा दे रहा था। इस बात की नहीं कि वो भागी थी, बल्कि इसके बात की कि वो उन घुंटों से खुद को बचा क्यों नहीं सकी थी। वो जानता था वो भागने की कोशिश करेगी। रॉजर के साथ वो एक बिज़नेस पार्टी में गया हुआ था। मगर जब वो घर वापस आया, कहीं आलियाना नहीं थी। उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई थी। वो जानता था वो जंगल से नहीं निकल सकेगी, मगर उसे खौफ था, डर था तो इस बात का कि उसे कुछ हो ना जाए। इतनी रात के कई जानवर थे जो उसे तकलीफ़ पहुंचा सकते थे। ऊपर से रात अंधेरा और कोई मसला हो सकता था। वो डर गया था। बिना देरी किए वो गाड़ी से निकला था, मगर दूर कहीं भी उसे नज़र नहीं आई थी। घंटे बाद जाकर उसे कहीं दूर से चीख की आवाज़ सुनाई दी थी। गाड़ी उधर ही पार्क करके वो बाहर निकला था। पागलों की तरह उसे ढूंढता हुआ आवाज़ें देता जा रहा था। कुछ लम्हे बाद उसे दोबारा आवाज़ आई थी। बिना देर के वो उस तरफ बढ़ा था, मगर उसे रुकना पड़ा। सामने का मंजर देखकर ही वो गुस्से से पागल हो गया था। उससे उस काले हबशों से ज़्यादा आलियाना पर गुस्सा आया था, जो खुद को बचाने के बजाय चीख रही थी, ये जानते हुए भी कि वो जंगल था। उधर जानवर ही हो सकते थे। जीन्स के बैक पॉकेट से रिवॉल्वर निकालने से आलियाना पर झुके हबशी के सर पर मारी थी। अचानक से उसे अपने बाजू बहुत वजनी महसूस हुआ था। वो रुकता पीछे मुड़ा था, जहाँ आलियाना अब शायद बेहोश हो चुकी थी। इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकती थी जब ये अब गिर गई थी। राज ने उसके बाजू पर गिरफ्त हल्की करते हुए फिर ख़त्म कर दी थी और अब वो ज़मीन पर गिरी हुई थी। चेहरा सारा बालों से छुपा हुआ था। राज उसके पास नीचे बैठा था। उसका पाँव उठाकर अपनी गोद पे रखा था, जो खून से रंगे हुए थे, मिट्टी से भरे हुए। वो आलियाना के खूबसूरत पाँव तो नहीं लग रहे थे। कुछ लम्हे उसके पाँव देखने के बाद उसका नाजुक मोमी वजूद अपने मजबूत बाजुओं में भर चुका था। ज़मीन से उठा और वो वापस चला गया था। आलियाना को तकलीफ़ में देखकर उसे भी तकलीफ़ हुई थी, मगर वो उसे सबक सिखाना चाहता था, जो अपनी गलती कि अब वो गलती से भी ना भागे।